हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के जो हिंदी सीरीज़ ये चल रहा था, इसका दूसरा सीरीज़ है। ये इसका पहला सीरीज़ आ चुका है, पहला प्रैक्टिस सेट। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा, लोअर मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, 30 दिन का है मुश्किल से। तो ये हिंदी सीरीज़ जो है चलेगी जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, और इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसका पहला सीरीज़ भी देखिएगा क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन जो है उपयुक्त नहीं है। इसमें से बताना कि कौन सा कथन जो है गलत है अनुस्वार के संबंध में। देखिए ऑप्शन ये है, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, यानी कि नाक से निकलने वाला व्यंजन होता है। ठीक है, इसे डैश स्मॉल बी से रूप में दर्शाया जाता है, या फिर इसे कैपिटल बी के रूप में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ये डी पार्ट से ही हो जाएगा, इसे कैपिटल बी के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, या और बाकी इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। इसे स्मॉल बी के रूप में दर्शाया जाता है, और ये जो है अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नाक से निकलता है उच्चारण, तो इसीलिए इसका नाम जो है अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, और इसका उच्चारण जो है आगे आने वाले व्यंजन से ये प्रभावित भी होता है। जैसे कि इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है, यानी कि मुंह से कम निकलता है। जैसे कि अंश है, पंच है, ठीक है, कंकड़ है, या अंगूर है। तो इस तरीके से इसमें जो ऊपर अंक की बिंदी लगी, इसे ही अनुस्वार व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और इसका उच्चारण जो आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, इसलिए अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, जो ये इस तरीके से ये जो बिंदी होता है ऊपर, जैसे अंगूर आपने लिखा तो अंगूर आ के ऊपर जो अंक की बिंदी लगी, तो इसे ही ये कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, ये पूछा गया है, ये सीधा इस तरीके से ऑप्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है। यानी कि हिंदी का जो पहला चैप्टर है ध्वनि से संबंधित या वर्ण से संबंधित जो है, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको एक एक उसकी परिभाषा देख के जाइएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, युग्मक ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं। ठीक है, और युग्मक ध्वनियाँ जो है प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं, यानी कि शब्द के दो शब्दों के बीच में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें आपका आंसर जो है युग्मक ध्वनियाँ हो जाएगा। और संयुक्त ध्वनियों का एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे प्राण। ठीक है, तो प्राण जो है एक संयुक्त ध्वनि का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के पैटर्न के अनुसार, जिस तरीके से सिलेबस में दिया गया है जो टॉपिक, उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सभी एक साथ चिल्ला उठे, और फिर कामा लगा है, इसके बाद इन्वर्टेड कामा, हम भी चलेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा बंद और फुल स्टॉप। देखिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि इसमें जो है कामा जो लगा हुआ है ये, तो ये सही विराम चिन्ह भी इसमें लगा हुआ है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। विराम चिन्हों की दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है या दिखाना होता है, तो उसे डबल इन्वर्टेड कामा से बीच में रखा जाता है उस शब्द को। जैसे इसमें हम भी चलेंगे जो है ये डबल इन्वर्टेड कामा से देखिए बंद हुआ है दोनों तरफ से, और इसके पहले ठीक अल्प विराम का ये चिन्ह लगाया जाता है। और बाकी तो सारे इसमें देखिए नहीं लगा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये इधर लगा हुआ है, इधर नहीं लगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कोई कामा नहीं लगा, तो ये भी गलत है। तो इसमें आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बुरा शब्द जो है क्रिया विशेषण, ये विशेषण है ही है बुरा, जैसे बुरा चीज़ है या अच्छा चीज़ है तो ये क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, तो क्रिया विशेषण में तो प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, संज्ञा में भी प्रयोग किया जाएगा, विशेषण तो है ही है, तो ये सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया है। सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, यह, वो, ये सब सर्वनाम में आते हैं, तो सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो क्रिया विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। ठीक है, तो इसमें जो ये बुरा किया आया, ये जो है क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है, तो संज्ञा के रूप में होता है बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, या बुरा नहीं कहना चाहिए, तो इसमें देखिए संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, पहला शब्द आया। विशेषण के रूप में देखते हैं तो करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। तो इस तरीके से बुरा का प्रयोग जो है इन तीनों में किया जा सकता है, बाकी एक सर्वनाम में नहीं किया जाता, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताना। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, ये बताना है। कारक इसमें जो है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो देखिए इसमें जो है कारक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जितने भी है कारक वो आप लोग देख के जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक, आंसर इसका करण कारक हो जाएगा। करण कारक का चिन्ह जो होता है वो से होता है, से। ठीक है, से होता है, ये करण कारक का चिन्ह होता है। अब इस वाक्य में जो है, और जो वाक्य संबंध क्रिया से संबंध का बोध कराता हो वो उसमें करण कारक हो जाएगा। अब कानों सुनी, अगर कानों सुनी जो ये लिखा हुआ है इसको अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा, कान से सुनी। ठीक है, तो कान से सुनी तो से आ गया, यहाँ करण कारक चिन्ह जो है से वो आ गया, तो ये जो क्रिया हो जाएगा उसका संबंध कान से स्थापित कर रहा है, यानी ठीक है, सुनने की क्रिया कान से होती है, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण से होता है से, संप्रदान का होता है के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, तो इसमें आंसर जो पहला है क्लिष्ट, यही हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, और इसका शुद्ध रूप ये भी क्लिष्ट नहीं होता है, ये जो होता है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्लिष्ट को ऐसे लिखा जाता है, क्लिष्ट, ठा नहीं होता, टा होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये इसका शुद्धतम रूप है। आप लोग इसको वर्तनी में देख के जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये पार्ट से होगा। बाकी ये जो तीनों शब्द हैं कठोर, मजबूत और कठिन, ये जो है ये तद्भव शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता, यानी कि अगर शब्द कोई निर्माण किया जाता तो उसमें किस चीज़ का योगदान नहीं होता है। ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है पद, और सी है धातु, और डी है उपसर्ग। तो देखिए इसमें जो है पद जो है पद का योगदान नहीं होता है शब्द किसी शब्द के निर्माण में। ठीक है, बाकी प्रत्यय, धातु और उपसर्ग इन तीनों के मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जो है अथ का विलोम है। अथ शब्द है और इसका विलोम क्या है ये बताना है। तो अथ का विलोम होता है इत, आंसर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अथ का विलोम इत होता है, और आदि का विलोम होता है अंत। ठीक है, अंत होता है आदि का विलोम, प्रारंभ का विलोम होता है समाप्त, और अंत का विलोम होता है आदि। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, एक विलोम शब्द से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। अब इसके लिए एक शब्द बताना है कि ये इतना बड़ा जो लिखा है इसका एक शब्द में क्या कहेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आकाश वृत्ति, उसे कहा जाता है। आंसर इसका आकाश वृत्ति हो जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आकाश फल जो है, ये आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को भी ध्यान में रखना है, इस तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से या संधि से एक क्वेश्चन आएगा। तो उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से बताना। तो देखिए उत्धन श्वास,
यही ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। उत धन श्वास बराबर मिलके बनता है उच्छ्वास। ठीक है, इसमें कौन सा संधि है ये, तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अनुसार यदि ता के बाद शा आए तो वो ता का चा हो जाता है। ठीक है, और शा का छा हो जाता है। तो इसमें देखिए वही फॉलो हो रहा है उच्छ्वास में, तो इसलिए ऑप्शन इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस समास में, ठीक है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। समास के बारे में ही पढ़ के जाना है। समास जितने प्रकार के होते हैं सारे समास देख के जाना है, क्योंकि किसी में परिभाषा पूछ सकते हैं या कोई शब्द देंगे और उसको पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा समास है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि ये किसी का परिभाषा दिया गया है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऐसे समास को क्या कहा जाता है, ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए तो चंद्रशेखर है, गजानन है, पीताम्बर है, लंबोदर है। ठीक है, इसमें देखिए दो पद मिलकर एक नया अर्थ, लंबोदर, लंब प्लस उदर। ठीक है, तो लंब प्लस उदर, लंबोदर एक गणेश का अर्थ देते हैं। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होता है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, इनमें दोनों पद समान है, इसमें एक पाई डंडी लगा हुआ था बीच में। द्वंद्व समास का यही एक पहचानने का तरीका है, किसी में जो है दोनों पद प्रधान है, बीच में ये हाइपेन लगा रहेगा। ठीक है, जैसे भाई बहन, पिता पुत्र, ये सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। अगला है कर्मधारय। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को इसके पढ़ के जाइएगा। इसके अगर एग्जाम्पल के देखा जाए तो महाकवि है, पीत सागर है, महावीर है, महात्मा, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में जो है पुत्र जो है लास्ट वाला ये प्रधान है, ना कि राज प्रधान है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कठफोड़वा, चिड़ी मार, देशभक्ति, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो आप लोग इसको पढ़ के जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वत्र बाध्यता और विविधता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। इसमें बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। तो देखिए ये जो है ये जो वाक्य दिया गया है इसमें ये जो है संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, आंसर इसका संयुक्त वाक्य में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें और जो ये शब्द लिखा है और संयुक्त वाक्य के उदाहरण एग्जाम्पल होता है। जहाँ पे और लगा होता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़ा होता है तथा दोनों वाक्य स्वतंत्र दिखाई देते हैं या स्वतंत्र अर्थ देते हैं। देखिए सर्वत्र बाध्यता और विविधता ही दिखाई देती है, इसमें और से जुड़ा हुआ ये संयोजक है और इसमें और होता है संयुक्त में एवं अगर बीच में आ जाए एवं तो भी संयुक्त वाक्य होगा, तथा अगर बीच में आ जाए तो भी। जितने भी संयोजक शब्द हैं वो सारे अगर लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे जो है संयोजक संयुक्त वाक्य के जो है जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है। यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा भाग जो है वो अशुद्ध है यानी कि गलत लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए पढ़ने से ही लगता है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, नहीं होती है जो ये लिखा हुआ है ये गलत लग रहा है। आप लोग पढ़ते होंगे या देखे होंगे तो इसमें ऑप्शन में अगर नहीं होती है तो वही हो जाएगा। अब इसमें देखिए डी ऑप्शन में दिया भी गया है मन नहीं होती है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर शुद्ध रूप में देखा जाए तो ये इसका शुद्ध होगा मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसका अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा मुहावरा है जो इसका अर्थ दे रहा है जबरदस्ती चिपका हुआ। तो इसमें देखिए नाक में नकेल डालना, नाको चने चबाना, गले का ढोल या गले पड़ना। तो देखिए गले पड़ना जो है इसका अर्थ सही हो जाएगा जबरदस्ती चिपका हुआ यानी कि गले पड़ना। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में जो नाक में नकेल डालना इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वश में करना। ठीक है, बैलों के नाक में जो है वो डोरी डाल के उसे देखिए नकेल कसा जाता है तो वो क्या किया है तो उसको वश में किया जाता है। ठीक है, नाको चने चबाना यानी कि परेशान होना। ठीक है, माने बहुत मेहनत या बहुत कठिनाई या बहुत परिश्रम के बाद कुछ मिलना, बहुत परेशान होना, तो उसको कहते हैं नाको चने चबाना। ठीक है, गले का ढोल मीन्स विवश होकर कोई काम करना। ठीक है,
तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, गले पड़ना, ज़बरदस्ती चिपका हुआ। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, इसका अर्थ बताना है कि क्या होता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बहुत सारे कवि को बोलते हुए ये सुना होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती हैं वहाँ कवि की कल्पना पहुँचती है। तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट हो जाएगा, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या बनता है, सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। तो डी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य टिप्पण क्या होता है। ठीक है, ये मुख्य टिप्पण बताना है कि ये क्या होता है। अब इसमें ऑप्शन है, सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, या किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला। ठीक है, ये बताना है कि मुख्य टिप्पण इनमें से क्या होता है। तो देखिए, मुख्य टिप्पण जो होता है वो किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला लेख ही मुख्य टिप्पणी के अंतर्गत आता है या कहा जाता है। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, तो मूल पाठ जो होता है उसका संक्षेपण बताना है कि इनमें से कितने शब्दों में लिखा जाता है या लिखना चाहिए। तो देखिए, वो जो लिखा जाता है संक्षेपण वो होता है 1/3 होता है, 1/3। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पार्ट जो है बी पार्ट सही हो जाएगा, 1/3 या 1/3 शब्दों में संक्षेपण लिखा जाना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ जगह से संक्षेपण नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती। कौन सी बोली बोली जाती है इनमें से, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली, इनमें से कौन सी बोली जाती है ये बताना। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली जो है मेरठ, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो है ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली भाषा जो है बुंदेलखंड या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और कन्नौजी भाषा कन्नौज और उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये बोलियों के बारे में भी आप लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बसहीं पक्षी बोले बहुशाखा बहुभाखा, करें हुलास देख के शाखा। ये बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन, इनके रचयिता का नाम बताना है। तो देखिए, इनके रचयिता जो हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ये जायसी के जो है पद्मावत ग्रंथ से ये लिया गया है, ये जो लाइन है। ठीक है, और जायसी के द्वारा अन्य ग्रंथ रचित जो ग्रंथ हैं उनका नाम है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ठीक है, ये सारे जो है जायसी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा ये बताना है। तो उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा ही फिल्ड अ स्वीट। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ही फिल्ड अ स्वीट। एक क्वेश्चन इससे आएगा कि अंग्रेजी में अनुवाद करो, एक क्वेश्चन आएगा हिंदी, उसका क्या होगा हिंदी में अनुवाद। ठीक है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्वायरी, इसका आंसर बताना है कि इसका हिंदी में रूपांतरण क्या होगा। तो देखिए, हिंदी में इसका रूपांतरण होगा मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। तो अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, आंसर इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, स्टेटमेंट का होता है कथन। ठीक है, हिंदी अनुवाद स्टेटमेंट का कथन होता है। इंडोर्समेंट का होता है पुष्टि करना या फिर पृष्ठांकन, ये दोनों में से कोई एक आ जाए। इंक्लोज का होता है संलग्न इसका हिंदी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट करिए। द डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी अनुवाद है, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। अब ये जो है बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण जो वो है अधिसूचना। अभी बताया ऊपर, उसमें अंग्रेजी रूपांतरण पूछा गया था, इसमें हिंदी रूपांतरण पूछा गया, तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, अधिसूचना। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करें तो टिप्पणी को इंग्लिश में कहते हैं कमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है टिप्पणी को, इसको हिंदी में थोड़ा सा ये टिपिकल वर्ड है तो लेकिन इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। सार संक्षेप को समरी कहा जाता है, समरी।
और इसके बाद सूचना को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो ये भी आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। हिंदी के जो भी हिंदी व्याकरण के किताब हैं उसमें जो है लास्ट पेज में ये सब दिए हैं, ठीक है। तो ये था आज का ये ओवरऑल क्वेश्चन, जिसमें टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स के लिए, लोअर मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।